Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter cash flow statement. Previous classes के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किया वो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उन तीनों एक्टिविटीज़ को हमने इंडिविजुअली पढ़ा था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास सम आता है उसके अंदर हमें तीनों एक्टिविटीज़ को एक साथ शो करके दिखाना होता है। मीन्स जो आपके पास सम आएगा वो आपको बैलेंस शीट गिवन होगी और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको तीनों एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके दिखाना है और हमें ये बताना है कि जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, मतलब आपका ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का जो डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक सम नंबर 32 है, इलस्ट्रेशन 32, उसके अंदर हमें बैलेंस शीट गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ अरुणा शुगर्स लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, मतलब आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है जिसके अंदर हमें तीनों एक्टिविटीज़ करके दिखानी है। आपको बैलेंस शीट गिवन है और नीचे नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इसके लिए हम पहले रफली एक फॉर्मेट तैयार करेंगे जिसके अंदर हम जो जो आइटम्स जहाँ जहाँ जिस तरीके से लिखी जाती हैं जिस जिस एक्टिविटी में उसको उस तरीके से लिखते जाएंगे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आपको ये चीज़ रफ नोटबुक पे रफ वर्क पे ही करके दिखानी है, मतलब आपको ये चीज़ फेयर पे नहीं दिखानी। फेयर पे तो हम उसका जो फॉर्मेट अच्छे से बनाएंगे वो इस पोर्शन पे अभी इसको हम तैयार करेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है। आपको सीक्वेंस वाइज बैलेंस शीट पढ़ते चली जानी है। सबसे पहले हमें दी हुई है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल 2 लाख से 3 लाख हो रही है, मतलब आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। देखो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे शेयर कैपिटल 1 लाख। आफ्टर देन रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस की हमें डिटेल दी हुई है, नोट नंबर 1 दिया हुआ है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और एक आपको दिया हुआ है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, मतलब लास्ट ईयर आपके पास जो प्रॉफिट था वो था 40 और अब आपके पास प्रॉफिट हो गया 48,000। तो जो प्रॉफिट है वो हम कहाँ दिखाते हैं, ऑपरेटिंग में, तो इनका डिफरेंस आपको लेना है। आफ्टर देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है। अब रिजर्व जो है आप नॉर्मली रिजर्व जो ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट में उसको हम प्रॉफिट के अंदर लिखते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आया है, मीन्स आपने शेयर इशू करे हैं तो वो शेयर इशू करें प्रीमियम पे, तो जो ये रिजर्व है वो हम यहाँ दिखा देंगे। अगर कोई और रिजर्व होता तो प्रॉफिट के अंदर ऐड करते। नेक्स्ट बैलेंस शीट के अंदर आपको दी हुई है लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसकी भी आपको नोट नंबर दिया हुआ है। तो नोट नंबर 2 में आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसकी डिटेल दी हुई है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब वो भी आपका फाइनेंसिंग का पार्ट है तो आप उसको वहाँ लिख देंगे। पब्लिक डिपॉजिट आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं 45,000 से, तो आप उसको प्लस में लिख देंगे। आफ्टर देन आपके पास आती है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है तो आप यहाँ लिख दें ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं 15,000 से, ये प्लस हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी की डिटेल दी हुई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है तो ये 10,000 से यहाँ प्लस हो जाएंगे। उसके बाद फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में आपको दिया हुआ है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स की डिटेल दी हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग आपने क्या कर दी, परचेज कर ली। 90,000 से 1,70,000 हो गई है, इट मीन्स 80,000 की आपने परचेज कर ली तो माइनस में लिख देंगे। इंटेंजिबल एसेट्स की डिटेल दी हुई है गुडविल, गुडविल 90 से 60 हो रही है तो गुडविल आपकी रिटर्न ऑफ हो रही है, इट मीन्स वो ऑपरेटिंग में आएगी। अगर गुडविल बढ़ रही होती तो इन्वेस्टिंग में आती, तो 30,000 से गुडविल आप यहाँ प्लस कर देंगे। पेटेंट्स भी डिक्रीज हो रहे मीन्स पेटेंट रिटर्न ऑफ, तो ये भी आपके 8,000 यहाँ आ जाएंगे। आफ्टर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ इंक्रीज हो रही है तो माइनस में लिख देंगे, मतलब परचेज होगी। करंट इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे छोड़ देनी है क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। करंट इन्वेस्टमेंट कैश, बैंक, मार्केटेबल शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब चीज़ें आप एक बार छोड़ देंगे कि जब हम पूरा फॉर्मेट करेंगे तो वहाँ समझ आ जाएगा इसका क्या करना था। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है। इन्वेंट्री देखो आपकी बढ़ रही है तो हम उसे माइनस कर देंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस हो जाती है। आफ्टर देन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो रहे हैं 70,000 से तो ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस ये छोड़ देना है। अदर करंट एसेट की डिटेल दी हुई है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड जो भी चीज़ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है उसकी डबल ट्रीटमेंट होगा, तो इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है और फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ जाके आप क्या करेंगे, माइनस। अगर एक ही बार इंटरेस्ट दिया होता, वैसे तो एक बार दिया ही नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है,
तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि आपको बैलेंस शीट गिवन है। तो आपने जो भी एडजस्टमेंट गिवन है उसका डबल ट्रीटमेंट करना है। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट था तो इसलिए यहाँ माइनस, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके प्लस करेंगे क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद आपको एक पॉइंट और दिया हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2017 10,000 शेयर ऑफ टेन ईच वर इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। ये हमने ऑलरेडी इसको ट्रीट कर लिया था प्रीमियम को, मतलब आपने जो शेयर इशू करे थे वो प्रीमियम पे करे थे। ये आइटम इस तरीके से लिखने के बाद आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। अब फॉर्मेट, ये चीज़ इस ऐसे लिखने का रीज़न था कि हमें जो फॉर्मेट है वो अच्छे से बन जाए, जो मतलब हमारे पास जो फॉर्मेट हमें तैयार करना है उसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में इस तरीके से लाइंस लगानी है और ऊपर आप लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो आपको करंट ईयर दिया हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको 17 और 18 दो ईयर दिए हुए थे तो आपने 18 वाला लिख देना है। और ऊपर आप लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आपने फॉर्मेट बना रखा था तो आपके लिए इजी है, बस इसमें से चीज़ें उठा के लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमें तीन चीज़ें ऐड करनी होती हैं प्रॉफिट के अंदर, जनरल रिजर्व, डिविडेंड और टैक्स। उसमें से हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ तो यही हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला कॉलम आपने अभी खाली छोड़ना है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स। अब देखो यहाँ अगर हम अलग अलग एडजस्टमेंट ढूंढने लगते हैं तो आपको सम काफ़ी टाइम लग जाता है सम को सॉल्व करने में। अगर हमें इस तरीके से पॉइंट्स लिख रखे तो अब ईजी हो जाएगा। तो देखो एडजस्टमेंट में आपके पास एक गुडविल है, एक पेटेंट है और एक क्या है, इंटरेस्ट पेड। तो ये तीनों ही चीज़ें प्लस हो जाती हैं, गुडविल, रिटर्न ऑफ, उसके बाद पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, आफ्टर देन इंटरेस्ट पेड। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। गुडविल कितनी है हमारे पास 30,000, पेटेंट्स कितने हैं 8,000 एंड इंटरेस्ट 9,000। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 55,000। उसके बाद आपने लिखना है, ये आपके पास आगे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे जो आपके पास वर्किंग कैपिटल की चीज़ें थी, मींस करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। तो देखिए यहाँ हमारे पास ये चीज़ें प्लस हो रही हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इन तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड। अब देखो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लस होंगे। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हुए हैं 2,000, इसको अंदर वाली साइड में लिख देंगे। ये 2,000 हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये कितने हो गए आपके पास 15,000, और इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये कितने हो गए हमारे पास 10,000। तो इस तरीके से इनको प्लस करके ये आपके पास कितना आ जाएगा 27,000। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 82। उसके बाद माइनस वाली चीज़ें लिखेंगे, लेस। एक तो इन्वेंट्री है। अब देखो इन्वेंट्री क्या हो रही थी, इन्वेंट्री माइनस, मतलब आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही थी इसलिए हमने माइनस करी। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये भी आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये 70,000 से, तो टोटल 1,10,000 से आप क्या करेंगे माइनस, और 1,10,000 इस तरीके से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 28,000। ये हमारे पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये इसके अंदर से इनकम टैक्स माइनस करना था लेकिन इनकम टैक्स दिया ही नहीं हुआ, तो यही आपका क्या आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम। अब ये देखो माइनस में आया तो इसको यूज लिख देंगे, नेट कैश यूज्ड। अगर ये प्लस में आता, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा, प्लस में आता तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम लिखते हैं। अब नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसको आप बाहर भी निकाल देंगे इस तरीके से। ये जो कॉलम बनाया था वो इसी वजह से बनाया था। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर सेकेंड पार्ट लेना है आपको, बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो क्या आएगा, दो चीजें थी हमारे पास, एक तो थी लैंड एंड बिल्डिंग और एक आपके पास थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोनों ही माइनस में, इट मीन्स परचेज है। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये पूरा लिख देना है आपको। 80,000 ये माइनस हो जाएगा और उसके बाद 25,000 ये भी माइनस हो जाएगा।
तो नेट कितना आ गया ये आपके पास 1,05,000, तो टोटली माइनस हो गया। इसको आप बाहर निकाल देंगे इस तरीके से, मतलब यहाँ ऐसे लिख के आपको इसको बाहर निकालना है, यहाँ कोई लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सी, इसको आप लिख देंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आफ्टर देन फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर हमारे पास जो आइटम्स दी हुई हैं, एक तो है इश्यू शेयर कैपिटल, ये हमने प्रीमियम पे इश्यू किया था, तो 1,06,000। उसके बाद ये शेयर कैपिटल हो गया, ये आपने पब्लिक डिपॉजिट से पैसा आया था, तो इश्यू पब्लिक डिपॉजिट या प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। एंड इंटरेस्ट पेड, ये पैसा जा रहा है तो हम क्या करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो आपके पास जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश आएगा वो आ जाएगा 1,42,000। तो यहाँ आप लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब जो इसको तीनों को टोटल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा 9,000। तो अगर पॉजिटिव आता है तो आप यहाँ लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर हम जोड़ देंगे ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, देखो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास कई चीज़ें थी। आपके पास एक तो दिया होता करंट इन्वेस्टमेंट और एक आपको दिया होता कैश का बैलेंस। तो 35 और 10, 45,000 आप इसके अंदर क्या करेंगे, 35,000 एंड 10,000। 10,000 आपके पास कैश था और ये आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई थी 35,000 का कैश का बैलेंस था और 10,000 आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस था। 45 ऐड करने के बाद इसका टोटल आ गया 54 और ये आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आता है तो आपका सम सही है, अदरवाइज आपका सम गलत है। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो कितना है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है 39,000 प्लस 15,000 तो 54,000। तो आपका वो 54,000 आ गया, तो इसका मतलब हमारा सम सही है। तो इस तरीके से आपको पूरा सम करके दिखाना है। मतलब ये आपका सम था जिसके अंदर आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी दिखानी थी। मतलब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बना के दिखाना है किसी भी कंपनी का। अब यहाँ हमारे पास सिंपल एक एडजस्टमेंट दी हुई थी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको किसी सम के अंदर एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट दी हो। तो हमने पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर पढ़ा था, अगर किसी भी चीज़ की आपको एडजस्टमेंट दी हुई थी आप उसके रिगार्डिंग अकाउंट बना के फिर आप उस सम को सोल्व करते हैं। तो जैसा नेक्स्ट सम है, आपको इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है, आपको वही बैलेंस शीट दी हुई है, लेकिन एडजस्टमेंट दी हुई है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर 8,000। तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आपको डेप्रिसिएशन दी हो करंट ईयर की तो हमें एक ही अकाउंट बनाना होता है। तो आप एक ही अकाउंट बनाएंगे, मतलब पहले आप अकाउंट बनाएंगे उसके बाद आप अपना सम सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, आपको टेंजिबल एसेट्स के मतलब मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन दी हुई है तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे आप। तो मशीनरी का जो बैलेंस ओपनिंग है वो आ जाएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन, क्योंकि डेप्रिसिएशन दी हुई है तो एक ही अकाउंट बनेगा, अदरवाइज हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, वहाँ से डेप्रिसिएशन आती। तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 84,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें 98,000 और डेप्रिसिएशन दी हुई है तो यहाँ आप लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है 8,000 और कोई चीज़ हमें दी नहीं हुई, तो आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,06,000। 1,06,000 में से आप इधर 84,000 माइनस कर देंगे तो 22,000 आपके पास क्या आ जाएगा बैलेंस, और ये बैलेंस आप लिख देंगे टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे परचेज। तो ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं जब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट कवर किया था कि इधर आपके पास आती है डेप्रिसिएशन, सेल एंड लॉस, और इधर आपके पास परचेज एंड प्रॉफिट का बैलेंस बनता है। लेकिन यहाँ हमें कुछ और आइटम दी नहीं हुई थी तो सिर्फ जो हमारे पास बैलेंस आया वो परचेज आ गया। इसके बाद आप अपना सम सोल्व करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। तो एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं कौन सी एक्टिविटी कहाँ आएगी, उसके बाद हम इसको लिखते चले जाएंगे। पहले हम एडजस्टमेंट सोल्व कर लेते हैं। आपको एक तो डेप्रिसिएशन की आपने एडजस्टमेंट कर दी और एक इंटरेस्ट पेड था, इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, फाइनेंसिंग में माइनस। अब आपको सबसे पहले दी हुई है शेयर कैपिटल, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आपको क्या दी हुई है, शेयर कैपिटल कितनी दी हुई है 60 से 70 होगी, तो शेयर कैपिटल आपने 10,000 से ये इंक्रीज कर देनी है। फाइनेंसिंग का पार्ट मैं सिर्फ आपको चीज़ें बता रहा हूँ कौन सी कहाँ आएगी, बाकी फॉर्मेट आपको वैसे ही बनाना है जैसे हमने पिछले समय किया है।
रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल दी हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस देखो, लास्ट ईयर आपके पास 12,000 का लॉस था और अब आपके पास 14,000 का प्रॉफिट हो गया। मतलब आपने 12,000 कवर करे और फिर आपने 14,000 और प्रॉफिट अर्न किया, तो टोटल आपका जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया 26,000। और उसके बाद जन रिजर्व दिए हुए हैं, तो ट्रांसफर टू जन रिजर्व ये कितना हो गया 10,000। ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। बाद में इसको जब हम फॉर्मेट में लिखने लगेंगे तो वर्किंग नोट में दिखा के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शो कर देंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग 50 से 50 हो रही है, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं करने की जरूरत। ट्रेड पेबल की डिटेल दी हुई है। जो क्रेडिटर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो भी आपका किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का। और जो बिल पेबल है वो भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो क्रेडिटर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, 17,000 से प्लस हो जाएंगे। बिल पेबल भी आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बिल पेबल डिक्रीज हो रहे हैं तो वो माइनस हो जाएंगे। लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो आफ्टर देन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का हमने अकाउंट बना लिया था। तो अब जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करना। ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ, आपको क्रॉस करना नहीं है, आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट ही बनाना है। मीन्स ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इसका आपको कुछ नहीं करना। फिक्स एसेट में से आपने क्या करना है, जो परचेज है वो यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस फिक्स एसेट की। जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो फिर वहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का कुछ नहीं करना। जो ये परचेज है यहाँ माइनस हो जाएगी और जो ये डेप्रिसिएशन बची है ये कहाँ आ जाएगी, ऑपरेटिंग में। उसके बाद आपको दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इट मीन्स आपने परचेज कर ली 10,000 की, यहाँ माइनस हो जाएगी। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, छोड़ देंगे। इन्वेंट्री आपकी 37,000 से इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी, माइनस। एंड आफ्टर देन कैश एंड कैश बैलेंस ये छोड़ देंगे आप। और नीचे एडजस्टमेंट से डेप्रिसिएशन आप ले चुके हो। इंटरेस्ट पेड आपको एक बार फाइनेंसिंग में फिर से माइनस करके दिखानी है। ऑपरेटिंग में हमने इंटरेस्ट पेड यहाँ पे भी आपको लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड यहाँ आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 5,000 से दिया हुआ है, यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ये 5,000 था इंटरेस्ट पेड। इसके बाद आप अपना सम सोल्व करेंगे जैसे हम फॉर्मेट में कर रहे थे। फॉर्मेट में जो आपको करके दिखाना है, एक तो आपको मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है प्लस वो फॉर्मेट, मतलब ये आपको फेयर वर्क में एक मशीनरी अकाउंट बनाना है। पहले आप अकाउंट बनाएंगे फिर अपना सम सोल्व करेंगे। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि सर अकाउंट है वो हमें बाद में बनाना है, पहले तो आप अकाउंट पहले बनाएंगे उसके बाद आप अपना सम सोल्व करेंगे। अब इस सम के अंदर हमें एक अकाउंट बनाना था, ऐसा भी हो सकता है कि किसी सम के अंदर आपको 2 अकाउंट बनाने आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ 2 अकाउंट बनाएंगे जैसा सम नंबर 34 में दिया हुआ है। इसकी जो एडजस्टमेंट दी हुई है पहले उसको पढ़ते हैं हम। एडजस्टमेंट दी हुई है कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड के बारे में आपको जो पॉइंट लेना है, प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का ही, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही आपको प्लस करना है और प्रीवियस ईयर का ही क्या करना है, माइनस। मतलब प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही क्या होगा, प्लस करेंगे और प्रीवियस ईयर का ही माइनस। अब देखो प्रीवियस ईयर का ही प्लस और प्रीवियस ईयर का ही माइनस, प्लस होगा आपका ऑपरेटिंग में और माइनस होगा आपका फाइनेंसिंग में, ये चीज़ ध्यान रखना। और लोन वाज रिपेड ऑन 1 अप्रैल 2017। आपने लोन की जो पेमेंट करी है वो 1 अप्रैल 2017 को कर दी, उसका उसी अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लग जाएगा। लेकिन यहाँ आपको देखो, जब हम पूरा सम पढ़ते हैं तो आपको एडजस्टमेंट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर फिक्स एसेट का बैलेंस दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आपको एक्यूमुलेटेड के बैलेंस दिए हों तो 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक आप बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक आप बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाएगा करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको 3,50,000। तो यहाँ आप लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है आपको, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 4 लाख। ये ध्यान रखना, आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले वाले बैलेंस लेने हैं। और एक्यूमुलेटेड का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस कितना दिया हुआ है आपको 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 60। टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000। अब देखो और कोई एडजस्टमेंट दी नहीं हुई सेल परचेज की, अगर दी होती तो हम सेल परचेज की एडजस्टमेंट लिखते। अब आपने क्या करना है, जो इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब जो इनका डिफरेंस आएगा इधर आ जाएगा, इस प्लांट एंड मशीनरी का डिफरेंस, तो ये आपके पास आ जाएगी परचेज। तो परचेज हमारे पास कितनी होगी 50,000 और ये 4 लाख, इसको कंप्लीट करके दिखा देंगे। और इसका जो डिफरेंस आएगा वो 10,000, वो क्या निकल आएगी, डेप्रिसिएशन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद अपना प्रॉपर फॉर्मेट बना के सम करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करते आप, तो आपने इन बैलेंसेस का कुछ नहीं करना। जो ये बैलेंस बच गया, ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस और ये परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस। तो जो एडजस्टमेंट किसी भी सम में एडजस्टमेंट दी हो रिगार्डिंग
फिक्स एसेट या डेप्रिसिएशन, तो उसके अंदर आपको अकाउंट बना के दिखाने हैं और अकाउंट बनाने के बाद अपना सम सोल्व करेंगे, क्योंकि आप जब तक अकाउंट नहीं बनाएंगे तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रह जाएंगी। तो ये आपके सम थे अकाउंट वाले। और एक सम आता है जिसके अंदर हमें, जैसे नेक्स्ट सम देखते हैं, वहाँ हमें ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। तो उसके अंदर हमें सम कैसे सोल्व करके दिखाना है वो मैं ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, फिर भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। कि आपको मशीनरी की सेल परचेज की कोई एडजस्टमेंट दी हो तो कैसे करेंगे। जैसे नेक्स्ट सम के अंदर हमें मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मशीनरी का बैलेंस लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस भी दिए हुए हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेंगे आप। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक ही बात है। अब आपको मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25 लाख। हालांकि पिछले सम में भी हमने यही सेम करा है, लेकिन वहाँ हमें सेल परचेज नहीं दी हुई थी। इस सम के अंदर हमें सेल परचेज दी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करनी है। और यहाँ दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 6 लाख। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 6 लाख। अब इसके रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट दी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 8 लाख, मशीन की कॉस्ट थी 8 लाख, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,20,000, इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 320, मतलब जो मशीन बेच दी। तो मशीन की आपके पास कॉस्ट कितनी बच गई, 4,80,000, और इस मशीन को आपने कितने में सेल कर दिया, 6,40,000 में। तो आपको 1,80,000 का क्या हो गया, 1,60,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये हो गया प्रॉफिट। अब इस चीज को आपने क्या करना है, यहां पुट करना है। तो यहाँ एक तो हमारे पास आती है सेल, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल। सेल कितने में करी है, 6,40,000, और 3,20,000 क्या थी, डेप्रिसिएशन। ये उस पर्टिकुलर मशीन की डेप्रिसिएशन थी जो आपने सेल कर दी, 3,20,000। और जो प्रॉफिट हुआ है वो इधर आ जाएगा, लॉस होता तो इधर आता, तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट इस साइड, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,60,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन थी इसको हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ, और यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट, और आपके पास ये बैलेंस आ गया 3,20,000। अब ध्यान से देखो, अब इनको हमने बैलेंसिंग इनकी करनी है। अब इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 42,60,000। 42,60,000 में से ये माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 लाख। ये आपके पास क्या बच जाएगी, परचेज, टू बैंक परचेज। ये ऑलरेडी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के पोर्शन में ये कंप्लीट कर चुके हैं ये वाला टॉपिक, लेकिन फिर भी हमें इसे देखते हैं कि जब हमें पूरा सम कंप्लीट करना है तो उसके अंदर इसको किस तरीके से शो करके दिखाना है। इसका टोटल आ जाएगा 9,20,000। 920 में से आप क्या करेंगे, 5 लाख माइनस कर दे तो ये बच गया 4,20,000। और ये आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, और डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, और यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अब जब भी अकाउंट बनाते हैं इसके बाद आपको सम सॉल्व करना है। आपको ये ध्यान रखना, बुक में जो आपको सम किया हुआ है पहले हमें फॉर्मेट बना के दिखाया हुआ है, बाद में अकाउंट बनाया है, लेकिन आप पहले अकाउंट बनाएंगे क्योंकि बिना अकाउंट के आपका सम होगा ही नहीं। बुक में तो ये है कि कंप्यूटराइज वो चीज़ें हैं कि वो प्रिंटेड चीज़ें हैं, वो तो सिंपल प्रिंट करनी है, तो उसमें फॉर्मेट पहले बना हुआ है और फिर अकाउंट बने हुए हैं। लेकिन हमें पहले अकाउंट बनाने फिर सम करना है, क्योंकि इसमें से हमें आइटम्स उस फॉर्मेट के अंदर लिखनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अकाउंट बनाते तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का कुछ नहीं करते, तो इनको हम छोड़ देंगे। ये भी यहाँ से छूट जाएगा क्योंकि ये डबल वो हो चुका है, इसकी क्रॉस एंट्री होगी तो कट जाएगा, और ये बैलेंस कट जाएंगे। अब जो सेल है वो इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगी, इनका कुछ करना ही नहीं। और जो ये प्रॉफिट है ऑपरेटिंग में माइनस, और परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगी, और ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस। इसके बाद आप अपना सम सोल्व करेंगे। मतलब ये जो सम है इनके अंदर हमें एडजस्टमेंट गिवन होती है रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट एंड रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। तो पहले आपको ये अकाउंट बनाने हैं, आफ्टर देन आपको सब सम सोल्व पूरे सम को सोल्व करना है। तो एक आपको लास्ट टॉपिक आता है हमारा रिगार्डिंग टैक्स। मतलब अगर हमें इनकम टैक्स दिया हुआ है, मतलब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 20,000, एक ही टैक्स दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसी को ही ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, इसी को ही ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, माइनस। मतलब ऊपर नेट प्रॉफिट के टाइम प्लस, नीचे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल के वहाँ माइनस। लेकिन अगर आपको दो प्रोविजन फॉर टैक्स दिए हुए, फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स के प्रोविजन फॉर टैक्स दिए हुए हैं 40,000 एंड
20,000। तो हम क्या करते हैं, करंट ईयर वाला जो था प्लस कर देते थे और प्रीवियस ईयर वाला क्या करते थे, माइनस। इसको हम मानते थे मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मतलब हमने इतना टैक्स का प्रोविजन बनाया, और इसको हम मानते थे पेड कि हम इतना ऑलरेडी इसको पे कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस भी दिए हो, नीचे एडजस्टमेंट भी दिए हो, मतलब पेड या मेड आपको गिवन हो, जैसा कि सम नंबर 36 में है, आपको ऑलरेडी प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 320 एंड 4 लाख, टू बैलेंसेस दिए हुए हैं, और नीचे इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पेड आपको दिया हो 280, मतलब हमें बैलेंस भी दिए हुए हैं और पेमेंट भी दी हुई है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो वो कैसे बनेगा, सिंपल, प्रोविजन फॉर टैक्स का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, वो किस साइड दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना दिया हुआ है 320, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख। उसके बाद आपको दिया हुआ है टैक्स पेड, तो टैक्स पेड दिया हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। एंट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पेड अगर दिया हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा, 2,80,000। अगर मेड दिया होता तो वो यहाँ आ जाता, पेड दिया है तो यहाँ। अब देखो यहाँ में पेड दिया हुआ है तो मेड, जो डिफरेंस आएगा वो मेड निकल के आएगा। ये हो गया 680, 680 में से 3,20,000 चले गए तो आपके पास बच जाएगा 3,60,000। वो 360 आपको जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो क्या निकला है, पेड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में इनकम टैक्स मेड। अब आपकी ये पेड मेड आ गई, तो आपने क्या करना है, ये पेड माइनस कर देना है और मेड क्या करना है, प्लस। और मैंने बताया था कि जब आप अकाउंट बनाते हो तो ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ करना ही नहीं है। अगर हमें पेड ना दिया होता तो हमारे लिए जो लास्ट ईयर का पेड हो जाता और ये मेड हो जाता। हमें पेड दिया हुआ था, बैलेंस भी दिए हुए थे, जो डिफरेंस आया वो मेड निकला है। मतलब अगर आपको एक ही इनकम टैक्स दिया हुआ तो वही ऑपरेटिंग में प्लस, वही ऑपरेटिंग में माइनस, दो दिए हुए हैं तो करंट ईयर का प्लस, प्रीवियस ईयर का माइनस। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग 3 बैलेंसेस दिए हुए हैं, मतलब 2 बैलेंस दिए हुए हैं और एक पेड मेड में से कुछ दिया हुआ है। तो आप अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट से आप पेड या मेड निकालेंगे, पेड गिवन है तो मेड कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ बैलेंसिंग फिगर मेड थी, अगर आपको मेड गिवन है तो पेड कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो मेड है वो प्लस हो जाएगा, प्रोविजन मेड प्लस हो जाएगा, और जो टैक्स पे किया वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट वाले सम थे। अब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग जितने भी सम्स बनते हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। एक दो टॉपिक, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो वो हम रिवीजन क्लासेस के अंदर वो कुछ टॉपिक भी कवर करेंगे, कुछ पॉइंट्स भी। अदरवाइज आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप अपना डाउट अच्छे से क्लियर कर ले और इस चैप्टर को भी अच्छे से कर ले। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम रिवीजन के अंदर कुछ टॉपिक और कवर करेंगे रिगार्डिंग एडमिशन एंड रिटायरमेंट। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।